अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 5 जून 2026 को मेहरान यूनिवर्सिटी में जो पेपर हुआ है तो उसमें से कुछ सवाल हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो 5 जून 2026 को डी 3 शिफ्टों में पेपर हुआ है। तो यहाँ पर 3 शिफ्टों में पेपर, अगर हर शिफ्ट में 25 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के आते हैं तो 3 शिफ्टें तो टोटल 75 एमसीक्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स से कंफ्यूज हो जाते हैं, सवाल करते हैं सर ये हमारे शिफ्ट में पेपर नहीं आया था, ये चेंज है बिल्कुल पेपर। तो बेटा हर शिफ्ट में अलग अलग सवाल आते हैं तो ज़ाहिर। और एक बात, यहाँ पर केमिस्ट्री हो चाहे फिज़िक्स हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे मैथ हो, तो यहाँ पर काफ़ी सवाल रिपीट होते हैं। अब देखो आज है 5 जून 2026 है। मेरे यहाँ पर प्ले लिस्ट में आप जाएँ तो यहाँ पर 22 मई, 23 मई, 24 मई, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, मतलब ये वाला। तो आप खुद एनालाइज करें, हर वीडियो देख के जितने भी मैंने आपको बताएं डेट्स, इनमें जो पेपर हुआ है केमिस्ट्री का देखें, फिजिक्स का देखें, बायो का देखें, मैथ का देखें, इंग्लिश का देखें, तो सवाल बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर केमिस्ट्री जो है वो सोल्व करेंगे वन बाय वन करके। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज इस बार 2026 में ही 3 बार आया हुआ है और ये 5 जून है, 4 जून को भी यही सेम सवाल आया था, विच वन इज़ अ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो मैंने आपको फिजिकल चेंज पूरा जो है टॉपिक बाकायदा कल वाली वीडियो में बताया है 4 जून 2026, तो आप वो देखें। तो मैंने पूरा टॉपिक फिजिकल चेंज का बताया है कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। तो बेटा चेंज दो किस्म की होती है, एक होती है फिजिकल, दूसरे आपके पास होती है केमिकल। फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनेगा और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज, ये आपके पास फिजिकल चेंज है सब्लिमेशन, सॉलिड डायरेक्टली गैस में जाता है, तो मतलब स्टेट चेंज होती है, स्टेट चेंज होगा मगर नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, तो हम उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। अगर ये मिसाल के तौर पर पेपर है, कागज़ है, इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फाड़ देता हूँ। फाड़ने से पहले, फाड़ने के बाद पेपर तो पेपर है, तो उसको जो है ना नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है, अब इसी कागज़ को मैं जला दूँ, ठीक है, तो जलाने के बाद और जलाने से पहले वो अलग चीज़ बन जाती है, नया सब्सटेंस बन जाता है, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज ये है कि अगर नया सब्सटेंस ना बने तो फिजिकल चेंज है, और अगर नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वो केमिकल चेंज कहलाता है। तो फिजिकल चेंज इस बार 3 मरतबा सवाल आया हुआ है, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ जितने भी सवाल हैं वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो इनको अगर आप देखेंगे तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये सवाल भी देखो, आप खुद एनालाइज करके, ये 3 मरतबा ये भी आया हुआ है। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, इसकी जो स्टेटमेंट है उसको चेंज किया है, सिंपल। अब ये कह रहा है इनटू विच फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन इज एन अल्कीन। अब मतलब ये आपके पास अल्कीन है। ये सवाल जो है 4 जून को भी आया हुआ है, आप भले देख लेना। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास है अल्कीन है, ठीक है, मैंने इथीन यहाँ पर लिख किया। कन्वर्टेड आफ्टर हाइड्रोजनेशन, मतलब जब आप हाइड्रोजन ऐड करें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है। तो सिंपल ये आपके पास है अल्कीन, मतलब इथीन है, हाइड्रोजन ऐड करवा दो। मैंने आपको ये रिएक्शन करवाया हुआ है 2 मरतबा। निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम ये कैटलिस्ट होते हैं, इनकी मौजूदगी में तो पाई बॉन्ड टूट जाता है, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, तो ये आपके पास है अल्केन बन जाता है। और अल्केन में क्या बन जाएगा, इथेन। तो ये मैंने रिएक्शन करवाया हुआ है। देखो ये भी 3 मरतबा रिपीट हुआ है, ये भी 3 मरतबा रिपीट हुआ है, और ये 2 मरतबा रिपीट हुआ है, ये दूसरी बार ये सवाल आया हुआ है। वाट हैपन्स टू द पीएच व्हेन एसिडिक एसिड इज डाइल्यूटेड। मतलब जो एसिड है उसको आप डाइल्यूट करेंगे ना तो पीएच क्या हो जाएगी। तो बेटा पीएच जो है ना 4 to 6 की तरफ मूव करेगी। इसमें ऑप्शन ये वाला था, क्योंकि अगर एसिडिक एसिड की जो पीएच होती है उसमें आप पानी डालेंगे ना तो वो 7 की तरफ चला जाएगा, मतलब 7 की तरफ जाएगा डाइल्यूट करने से। अगर मिसाल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें भी आप पानी करें डालेंगे तो वो 7 की तरफ जाएगा। 7 क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होती है। 0 से लेके 7 तक एसिड, 7 न्यूट्रल, 7 से लेके 14 तक वो बेस होता है। तो अगर मिसाल के तौर पर कोई एसिड है उसमें आप पानी डालेंगे तो वो न्यूट्रल की तरफ जाएगा, तो 4 to 6 जो पीएच है वो मूव करेगी। पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड भी 3 बार आया हुआ है केमिकल फार्मूला। इसमें 2 बार तो इसमें ये पूछा है इसने कि किंग ऑफ कंपाउंड किसको कहते हैं, किंग ऑफ क्वीन भी पूछा हुआ है। ये तीसरी बार आया है केमिकल फार्मूला, मतलब स्टेटमेंट चेंज है, बात वही है। तो व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास H2SO4 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें चौथा सवाल भी आया हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं डिस्कस करूंगा। देखो सेम आया हुआ है, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर कंटेन इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस।
अब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में, मतलब सपोज करते हैं कार्बन में कितने पार्टिकल होते हैं, तो होते हैं एवोगैड्रो नंबर जितने होते हैं वही होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। ये 2 बार रिपीट हुआ है। व्हाट आर कंपाउंड्स विद द सेम मालिकुलर फार्मूला, मतलब जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर। कंपाउंड है सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं आइसोमर्स। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो उसमें आइसोमर ऑप्शन था, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास यहाँ पर आइसोमर जवाब आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ्यूरिक एसिड में। अब ये मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी दिया था, ठीक है, और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे उसमें भी ये सवाल 2-3 बार तो मैंने दिया है। देखो ये आया हुआ है, ये भी दिया था, ये भी दिया था। फिजिकल चेंज उसमें भी मॉक टेस्ट में मैंने आपको दिया था। तो काफ़ी सवाल जो है मॉक टेस्ट हमें लगे, क्योंकि हमने क्या किया था, मॉक टेस्ट जो मैंने बनाए थे वो जो पास्ट पेपर है ना 17, 2018, 19, 20, 21, तो उन सब के पास्ट पेपर मैंने मिला के अपने मतलब माइंड के हिसाब से वो इजी करके आपको वो सवाल मर्ज करके मॉक टेस्ट की फॉर्म में दिया था। मगर वो मॉक टेस्ट नहीं था, वो भी पास्ट पेपर थे जो मोस्ट रिपीटेड सवाल मैंने आपको करवाए थे। तो बाकी मैंने जो प्लेलिस्ट अपलोड की है उसमें कमेंट सेक्शन में आप जाएं तो स्टूडेंट्स ने जो रिव्यूज़ दिए आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, बेनिफिट आपका ही होगा। अब यहाँ पर है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फर की H2SO4, इस सल्फर की सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। ये देखो मालिक्यूल है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालिक्यूल एज होल एज अ न्यूट्रल, तो 0 मैंने कर दी। अब हाइड्रोजन की होती है +1, तो मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर की निकालनी है वैसे का वैसे छोड़ दो। ऑक्सीजन की -2, 4 मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 0, तो +2 ये सल्फर -8 बराबर है 0, तो सल्फर -8 +2 यहाँ पर -6 बराबर हो गया 0, ये उधर जाएगा तो +6 है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 आ गई, तो यहाँ पर +6 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर देयर इन एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल इस तरीके से शेप इसका स्फेरिकल होता है, तो उसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, तो 0 जवाब है। उसी में ही दूसरी शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ था हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर देयर इन पी ऑर्बिटल। देखो सवाल देखो, असल में सवाल देखो ना यहाँ पर, अगर देखो 22 को पेपर हुआ था, फिर 23 को हुआ था, फिर 24 को हुआ था, फिर 2 जून से लेके 6 जून तक, मतलब 5 दिन ये हो गए, 3 दिन ये हो गए। अब ये टोटल यहाँ पर दिन लगा लो तो 8 दिन होते हैं, और हर दिन में 3 से 4 शिफ्टें होती है, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 24 शिफ्टें बनती है, और 24 शिफ्ट को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हर शिफ्ट में 25 MCQ, तो 24 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पेपर को थोड़ा इधर उधर चेंज कर देते हैं, ठीक है। नया पेपर बनाना इतना आसान नहीं होता, तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि इतने बड़े सारे MCQs बनाना, तो सिंपल वो क्या करते हैं कि पेपर को थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं। तो इस वजह से आप खुद एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी मैंने आपको पास पेपर सोल्व करवाए हैं हर सेक्शन के, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे मतलब ये केमिस्ट्री हो, तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा बहुत रीअरेंज करके पेपर बना के दे देते हैं आपको। तो देखो ये एस था, ये पी था, अब हो सकता है कि आज जो 6 जून हो उसमें डी दे दे। हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर देयर इन पी ऑर्बिटल। तो बेटा पी ऑर्बिटल में ना एक ही नोडल प्लेन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है विच मॉलिक्यूल हैज द ग्रेटेस्ट हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो पूछा गया है अमंग, इसमें ये मीथेन है, ये बेंजीन है, ये आपके पास इथेन है। अब अगर मिसाल के तौर पर CH4, इसमें अगर हम देखें ऑप्शन 1 में, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो इसमें रेशियो 1:4 बन रहा है। अगर हम बेंजीन में देखें C6H6, तो इसमें आपके पास 6:6, अगर इसको सिंपल करेंगे तो 1:1, तो इसमें 1:1 आ रहा है। अगर हम इसमें देखेंगे C2H6 है, तो ये आपके पास इथेन है, इसमें 2:6 हो रहा है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:3। तो ये कह रहा है ग्रेटेस्ट, मतलब ज़्यादा रेशो किस में है, तो ये मीथेन में है, तो यहाँ पर जवाब में मैंने मीथेन लिखा हुआ है। उसके बाद है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी 3 से 4 मरतबा रिपीट हुआ है। बेकिंग सोडा रिपीट हो रहा है और सोडा रिपीट हो रहा है, मतलब कि जिसको हम सोडा एश कहते हैं, Na2CO3। कास्टिक सोडा NaOH है, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ वो उसका सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत मरतबा आया हुआ है। इस तरीके से तो सारे वाशिंग सोडा आया हुआ है, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फाउंड इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
मतलब अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड कहलाएंगे। अब पहली बात तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो 4 जून था, ये आज 5 जून है, 4 जून था, उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की में पूछा गया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, तो उसमें जवाब जो है ना उन्होंने अल्केन का दिया था। ठीक है, ये मैंने करवाया था। अब ये है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड। अब मिसाल के तौर पर अल्केन आप क्या कर दो, कोई भी लिख दो। मिसाल के तौर पर आपके पास जो मीथेन है ये अल्केन है, ठीक है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, ये सारे के सारे आपके पास सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड वो होंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड वो होंगे जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अल्केन आपके पास सैचुरेटेड है, अल्कीन अल्काइन वो आपके पास है अनसैचुरेटेड है। तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इसमें जो आपके पास है, इसको अगर हम इस तरीके से स्ट्रक्चर को मैं ड्रा कर दूँ तो देखो ये आपके पास है मीथेन बन गया, ये टेट्राइडल है और sp3 इसकी आइवेलेशन होगी, एंगल 109.5 होगी। तो इसमें जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपके पास जवाब है, सिंपल। अब ये तो मैंने आपको 10 मरतबा बोला होगा कि फंक्शनल ग्रुप याद कर लो। अब देखो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है, तो इसमें जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है इस तरीके से, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आपके पास हो गया। उसके बाद है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। अब ये डाइक्लोरोमीथेन आपके पास होता है, ये होता है CH2Cl2 डाइक्लोरो, ये आपके पास मीथेन होता है। असल में ये मीथेन होता है, मगर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं ना, एक क्लोरीन ऐड होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इस वजह से ये डाइक्लोरोमीथेन ये आपके पास फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। जब हायर ऑर्बिट से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है, टू लोअर वन, तो एनर्जी इमिट करता है। और जब फ्रॉम लोअर टू हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये नील ब्योर में हम पढ़ते हैं, उसकी पॉस्टुलेट्स जो होते हैं, मेन अजम्पशन पॉइंट्स है उस। अब ये भी सेम सवाल आया है व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट। जब लोअर टू हायर करेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और फ्रॉम हायर टू लोअर आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा। सवाल सेम में, मतलब सेम टॉपिक है, रिलेट करते हैं सवाल। इज वाटर एन एलिमेंट और कंपाउंड, मतलब जो वाटर है, ठीक है, ये एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो सिंपल देखो, एलिमेंट तो नहीं है, सिंगल फॉर्म है, मतलब एटम की स्टेट में या एलिमेंट। तो ये आपके पास हाइड्रोजन, आपके पास ये एलिमेंट है ना, तो ये तो सिंपल ये कंपाउंड है, तो सिंपल ये कंपाउंड हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इज मरकरी एलिमेंट और कंपाउंड। अब पहले वाटर का पूछा, अब ये पूछ रहा है मरकरी का। तो सिंपल मरकरी देखो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। जब दूसरा एटम के साथ अटैच होगा, जिस तरीके से वाटर था, तो ये आपके पास कंपाउंड बन गया। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट डिफाइंस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी 3 मरतबा तो आ चुका है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सिंपल यहाँ पर आपके पास ये सवाल आए हुए हैं। अब हम फिजिक्स देखते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से सवाल आए। तो पहली बात मैं आपको यही कहूँगा, मैं सिंपली आपके सवाल जो यहाँ पर जितने भी हैं उनका आइडिया दूंगा। क्लियर है, ठीक है। अब ये जो फिजिक्स है, आप अपने जो भी टीचर है कंसर्न, उनसे आप कांटेक्ट करके उनसे देख लेना। कोई भी गलती वगैरह हुई तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मगर स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर इसकी भी बनाओ, इसकी भी बनाओ, को पूरा यहाँ पर आपके पास एक आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पर यूट्यूब पे और कोई शायद कोई टीचर है ही नहीं तो जो सोल्व करे, इस वजह से मुझे वो एसएमएस करते हैं। तो इस वजह से बेटा मैं सारे के सारे आपकी भलाई के लिए करता हूँ। अगर कोई गलती वगैरह हो जाती है तो पहले से सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर ये है विच सेल इज यूज इन रॉकेट इन स्पेस। कौन सा सेल होता है, तो उसमें फ्यूल सेल एक ऑप्शन था, वही आपका ये जवाब है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या है, जूल इनटू सेकंड। और मैंने आपको ये कहा है कि कांस्टेंट जितने भी है, मतलब फार्मूलाज और उनके यूनिट डायमेंशन, ये आप फिजिक्स में अच्छे करके जाएं। और केमिस्ट्री में मैंने आपको कहा था कि फार्मूलाज और जो फंक्शनल ग्रुप जितने भी वो सही करके जाएं, अच्छे करके जाएं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो 4 जून को पेपर हुआ है उसमें भी ये सवाल आया हुआ है, तो रिपीट हुआ है, ये भी 2 मरतबा हो गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो वेबर होता है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पायोज होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी चेंज है। मतलब काइनेटिक एनर्जी कब चेंज हो जाती है, तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, फॉर्म ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो वो हीट एंड साउंड एनर्जी होती है। व्हाट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का यूनिट तो पास्कल होता है, ये तो हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। पावर का फार्मूला पूछा है,
अब देखो पावर जो है ना 3 से 4 मरतबा आया हुआ है, कैसे? 2 मरतबा तो उसने सिंपली डायमेंशन पूछी है, शायद 3 मरतबा उसने यूनिट 1 मरतबा उसने यूनिट पूछा था, 2 मरतबा उसने डायमेंशन पूछी थी, चौथी मरतबा ये पावर का सवाल आया हुआ है, इसमें पावर का फार्मूला पूछा है इसने। तो व्हाट द फार्मूला ऑफ पावर, तो वर्क अपॉन टाइम, ये आपके पास पावर का फार्मूला आ गया। उसके बाद है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एसिलेशन, एसिलेशन का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है। तो आपको पता है एसिलेशन बराबर होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जब आप इसकी डायमेंशन निकालते हैं। एम आपके ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, अब ये मीटर है तो मतलब लेंथ, ठीक है, और ये टाइम है तो मतलब के टी आपके पास हो जाएगा, और ये स्क्वायर हो गया। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आपके पास एल और टी इनवर्स हो जाएगा, तो ये आपके पास है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एसिलेशन हो गया, तो ये आपके पास है। अब आगे चलते हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये भी 2 मरतबा रिपीट हुआ है, 4 जून 2026 को भी आया था और आज भी आया है, वो खुद ही देख लेना। उसके बाद व्हाट इज द लिमिट ऑफ कांस्टेंट, ये शायद मुझसे गलती हो गई है, इसको छोड़ दो, ये शायद फिजिक्स के मैथ में सवाल था, मैंने यहाँ पर दे दिया है गलती से। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इट डिफाइंस अ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसको हम कहते हैं वेक्टर। अब व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, इजी सवाल आया हुआ है। अब व्हाट मटेरियल्स आर यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट, ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अब जो है मैंने लिखा हुआ है सिंपल, मैंने वो नेट से लिखा है, तो ये फिजिक्स के टीचर्स के साथ आप देख लेना। तो जितने भी मुझे सवाल मिले थे मैंने आपकी फिजिक्स के जो है क्वेश्चन नंबर 13 टोटल मिले तो सामने रखें, बाकी आपका काम है फिजिक्स को देखना या फिजिक्स के टीचर के साथ कंसल्ट करना। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स में आते हैं, तो मैथमेटिक्स में आपको पहले दिन से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो है ना वो साइन थीटा कॉस थीटा जो वैल्यूज़ हैं वो याद करें। तो साइन 30 किसके बराबर होता है? 0.5 है। और व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1 प्लस कॉर स्क्वायर एक्स, इसका रिजल्ट क्या होगा? और वाट फार्मूला इज यूज सोल्व, इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। और ये सवाल है, ठीक है, ये कह रहा है व्हाट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो आप ये सोल्व कर लेना। तो ये भी आप जो टीचर है उसके साथ कंसल्ट करना, तो आपको ये थोड़ा बहुत ये आइडिया हो जाता है। तो मैं आपको सिंपल ये सजेस्ट करूँगा, तो ये जो टेबल है ना साइन थीटा कॉस थीटा जो वैल्यूज़ हैं मतलब कि 30 किसके बराबर है, 45 है, जो भी है वो आपको याद करना है। अब हम चलते हैं इंग्लिश क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर इंग्लिश में आते हैं, तो इंग्लिश में यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा है। अब देखो इंग्लिश पोर्शन में जो सिलेबस अगर मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश पोर्शन में सिनोनिम्स आ रहे हैं, ठीक है, एंटोनिम्स आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 5 सवाल आज भी आए थे, मगर स्टूडेंट्स ने वो मतलब जुमले सेंटेंस उनको याद नहीं थे, तो मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि पैसिव में आपके पास है, आज भी उन्होंने कहा था कि 5 सवाल आए हैं। नरेशन से आते हैं सवाल, ठीक है, एक सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब आपके पास प्रीपोजिशन मेन जो है ना वो उसमें से आते हैं। तो मेन अगर सिलेबस देखा जाए तो ये आपके पास होते हैं। एंड डू एज डायरेक्ट भी होता है, मतलब कोई सवाल में गलती होती है और उसको सही करना होता है, तो डू एज डायरेक्ट भी आ रहा है। अब यहाँ पर सिनोनिम्स यहाँ पर जो मिले 4 मिले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सिनोनिम ऑफ इमिनेंट, इमिनेंट का यहाँ पर जो सिनोनिम है वो आपके पास क्या होगा? इमिनेंट का मतलब होता है कि प्रोनाउंसिएशन तो मुझे भी नहीं आती, पहली बात मैं आपको पहले ही बता दूं। सिनोनिम ऑफ है इमिनेंट है, इमिनेंट है या इमिनेंट जो भी है, तो वो होता है मशहूर, ठीक है, तो फेमस या रिस्पेक्टेड। सिनोनिम ऑफ प्रॉस्पर, प्रॉस्पर का मतलब होता है खुशहाल, ठीक है, जिसे हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, खुशहाल। तो यहाँ पर उसका जवाब सक्सेस और वेल्थी होगा, जो भी ऑप्शन में वो टिक कर लीजिएगा। सिनोनिम ऑफ रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है रुकावट, रोकना किसी चीज़ को, तो उसका सिनोनिम आपके पास विथ स्टैंड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सिनोनिम ऑफ एस्टली, एस्टली का मतलब होता है जल्दी में बिना सोचे समझे कोई चीज़ कर लेना, मतलब जल्दी में करना, तो क्विकली आर हरी उसका सिनोनिम आ जाता है। तो ये आपके पास इंग्लिश है, मैंने सिलेबस भी थोड़ा बहुत बता दिया है। अब बायोलॉजी आती है, तो बायोलॉजी भी दी थी, मगर यहाँ पर मुझे सिंपली 3 सवाल आज मिले हैं, 75 में से 3 सवाल मिले हैं, बस स्टूडेंट्स नहीं बताते क्या करें। तो यहाँ पर 3 सवाल मिले हैं। अब ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पूछा है तो वो सेल है। अब ये डेफिनेशन हम फिजिक्स मतलब कि केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं तो सेम वही आ गई है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पूछी है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिव मेम्ब्रेन इस कॉल्ड ऑस्मोसिस हमको कहते हैं।
सिलेक्ट परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। सिलेक्ट परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, मगर वो मुझसे मिसप्रिंटिंग होगी, सिलेक्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद है विच एनिमल इज इन उथेरियन। उथेरियन कौन सा मेमल होगा, मतलब जिसमें प्लेसेंटल मेमल्स होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं उथेरियन मेमल्स। तो उसमें ऑप्शन कोई भी जो भी आप देखें इनमें से, बाकी बायो आपको ज़्यादा पता होगा, मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो ये सवाल आए हुए थे। तो मेरे सिंपल आपको ये सजेशन है, जो राउंड 2 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू जो भी मेरी प्ले लिस्ट है वो कंप्लीट देखकर जाएं। और सबसे ज़्यादा जो है ना वो पास्ट पेपर आप देखें। अगर आप पास्ट पेपर सारे के सारे देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो मतलब स्कोर बढ़ जाएगा। अगर आप 60 लेते हैं तो इंशाल्लाह आप 70 तो 75, अगर आप 75 लेते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है ना 85, तो इंशाल्लाह आराम से मतलब आप चांसेस अब बढ़ जाएंगे, आपको आइडिया हो गया है। मगर यहाँ पर स्टूडेंट को एक ही जो है ना वो इशू को फेस कर रहे हैं वहाँ पर, कि जो टाइम होता है ना वो 60 मिनट होते हैं और सवाल आपके पास होते हैं 100, ठीक है। तो इसमें आखिर में स्टूडेंट्स जो है ना वो जल्दी जल्दी में काफ़ी सवाल रह भी जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट मेन इशू आपको जो आ रहा है, वो स्टूडेंट्स को अभी भी आया था टाइम मैनेजमेंट का। तो आप कोशिश करें कि जो मॉक टेस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और जल्दी करने की कोशिश करें। बस यही सजेशन है कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। टाइम मैनेज का इशू अभी भी स्टूडेंट्स को आया था, आपको भी आ सकता है, क्योंकि 60 मिनट होते हैं और 100 एमसीक्यूज करने होते हैं, और थोड़ा सोचना भी होता है, कम से कम 1 मिनट तो हो, मगर वो 1 मिनट नहीं दे रहे। तो ये आपके पास है आज जो है वो 5 जून 2026 को मेरा यूनिवर्सिटी में जो पेपर हुआ है उस ये मैंने आपके सामने रखा है। और वो स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।